कहते हैं कि उस्ताद जो है वो कौम का मुस्तकबिल होता है और इसके साथ साथ एक अंग्रेजी मिसाल है, टीचर इज अ बिल्डर ऑफ नेशन। रियासती जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ अगर देखें जो एजुकेशन का जो महकमा है बहुत ज्यादा मायने रखता है और खुसूसन अगर हम देखें तो आजकल वादी कश्मीर में हर कोई बच्चा तालीम हासिल करना चाहता है और रियासत का नाम रोशन करना चाहता है। पढ़ाई किसी भी बच्चे का भविष्य तय करती है। रियासत जम्मू कश्मीर में बच्चे पढ़ाई के लिए काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन उनका भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार टीचरों के तबादले से बच्चों की पढ़ाई में खलल पैदा हो रहा है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। साथ ही बच्चे ने सरकार से अपील की है कि स्कूल में सही मात्रा में टीचरों को उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। मौसम सरमा के खत्म होने के बाद जैसे आपको मालूम है कि विंटर वेकेशंस ओवर है और उसके साथ साथ स्कूल्स दोबारा खुले और दोबारा स्कूल को देखकर बच्चों में एक अलग सी बहाल जो है चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताता चलूं कि जहां तक रियासती जम्मू कश्मीर के असातिज़ा का ताल्लुक है, यानी जो टीचर्स का ताल्लुक है, कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर को लेकर आजकल बड़ी बड़ी खबरें आ रही है मास शफल के हवाले से। यानी स्कूल्स तो खोल दिए गए, बच्चों में काफी खुशी लहर पैदा हो गई स्कूल के जाने से, यानी पढ़ाई के मामला को आगे बढ़ाने से, मगर कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर को लेकर आज भी जब यह शफल दिखाई देता है तो वहां पर अक्सर जी हां मारा जाता है एक स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट्स का यह मानना है कि हमारी पढ़ाई अक्सर सफर हो रही है आजकल, जिस तरह टीचर्स को शफल किया जा रहा है, शटल किया जाता है। आपको यह भी बताते चले कि जहां तक कॉन्ट्रैक्चुअल रीजंस को लेकर जब रियासत के साथ साथ यानी टीचर्स को शटल डाउन किया था उस वक्त भी बच्चों को काफी दिक्कतें आई थी पढ़ाई लिखाई के मामलों को लेकर। अब बच्चों के साथ साथ सरकार की यही अपील है, आज के जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब है उनसे यही अपील है कि जिस तरह से शटल किया जा रहा है, यानी उस्तादों को लेकर कहीं ना कहीं शफल किया जा रहा है, इससे अक्सर बच्चों की पढ़ाई सफर हो और बच्चों का यह मानना है कि खुसूसन इस पर तवज्जो दिया जाए ताकि आने वाले टाइम में हमें इस तरह की दिक्कतें सामने ना करनी पड़े। विद वीडियो जर्नलिस्ट साहिल भट्ट के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। अनंतनाग पुलवामा पार्लिमानी निशस्त के लिए नोटिफिकेशन जारी होते ही सियासी पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है। अनंतनाग की अगर बात की जाए तो अभी भी इस हलके में एक भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। कि श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। श्रीनगर सीट के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सीट के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 21 मार्च तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 22 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 22 मार्च तक वापस ले सकेंगे, जबकि सीट के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होगी। दूसरी ओर अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनावों की अधिसूचना शुक्रवार 17 मार्च को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 24 मार्च तक अपना नाम भर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 27 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 29 मार्च तक वापस ले सकेंगे, जबकि इस सीट के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। हम आपको बताते चले कि इस निशस्त पे पहले महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट की मेंबर मुंतखब हुई थी, लेकिन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद महबूबा मुफ्ती ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया और उनकी जीत दर्ज हुई। लेकिन अभी तक भी किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अब ये देखना होगा कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं कि वो अपने उम्मीदवार का ऐलान कब करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अनंतनाग से कैमरामैन फैयाज के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज। रियासत जम्मू कश्मीर से वाबस्ता पीडीडी एम्प्लॉयज यूनियन ने रियासत जम्मू कश्मीर में 48 घंटे की बंद कॉल दी है और बंद कॉल का मकसद है कि जो पीडीडी मुलाजमीन है उनके साथ सौतेलीमा का सलूक किया जा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर में पीडीडी कर्मचारियों ने 48 घंटों के बंद का आह्वान किया है। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक कैजुअल लेबरों को नौकरी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें कोई भी सुख सुविधा मुहैया नहीं करा रही है, जिस कारण उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कैजुअल लेबरों को नौकरियां देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
हम आपको यहाँ पे बताता चले कि पीडीडी महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज रियासत जम्मू कश्मीर में बंद की कॉल दी है और 48 घंटे की बंद की कॉल की वजह यह है कि उनका कहना है कि जो यहाँ पे पीडीडी के मुलाजमीन हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, तकरीबन 300 मुलाजमीन की जो जानें चली गई हैं पीडीडी महकमे की खिदमत करते हुए या लोगों की खिदमत करते हुए या यहाँ की रियासती सरकार की खिदमत करते हुए 300 मुलाजमों की तकरीबन जान चली गई है। मुलाजमों का कहना है कि एक तो उनके घरों में से किसी को आज तक अकोमोडेट नहीं किया गया है, किसी भी फर्द को नौकरी नहीं दी गई है, और दूसरा यह कि उनका कहना था कि सरकार का जो रवैया है इन कैजुअल लेबर्स या जो पीडीडी से वाबस्ता जो मुलाजिम है इनके साथ जो रवैया है सरकार का वो अच्छा रवैया नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने सरकार से कहा कि मुलाजमीन के हक में रिस्क अलाउंस वागुजार की जाए ताकि अगर किसी मुलाजिम को हादसा पेश आया या किसी की मौत हो जाए तो उसके लिए जो रिस्क अलाउंस दी जाती है वो उसके कुंबे के लिए एक सहारा बन सकता है। कैमरा पर्सन साहिल भट्ट के साथ सईद रूप, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब चीन और पाकिस्तान सीपैक के तहत अपने वसाइल को बरोकार लाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीपैक का इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने भारत पाक संबंधों की बेहतरी को राज्य के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर पूर्व पीएम वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलकर पूर्ण शांति संभव है। सीएम ने सीज फायर पर बोलते हुए कहा कि बातचीत के जरिए हमने शिमला समझौते और दूसरे समझौते दोनों में होते हुए देखे हैं। उम्मीद है कि दोनों बातचीत के जरिए एक अच्छा समाधान निकालेंगे जिससे पाकिस्तान और भारत के बीच शांति स्थापित हो सकेगी। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि वो लाहौर तक गए और शांति के लिए अच्छी कोशिश की। चीन और पाकिस्तान की सीपैक परियोजना पर महबूबा ने कहा, जम्मू कश्मीर से होकर ये परियोजनाएं गुजर रही हैं तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। आपको बताता चलूं कि इन बातों का ख्याल रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में मुनक़दा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से किया। कैमरामैन ऋषभ के साथ साहिल अमीन, गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर आज उन्होंने पूरी तरह से काम का ठप रखा और शहर की कोई सफाई नहीं की और उसके साथ ही कॉरपोरेशन के अंदर जो भी कामकाज था बिल्कुल ठप रहा। लोग परेशान थे। एनजीओ सिस्टम खत्म करने और जम्मू नगर निगम में पिछले कई सालों से सेवाएं दे रहे चालकों को नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने अपने आंदोलन में तेजी ला दी है। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले ये सफाई कर्मचारी आज काम छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए, जिससे जम्मू शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। इन कर्मचारियों ने आज शहर में रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने चेतावनी दी है कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को अगर जल्द अमली जामा न पहनाया गया तो शहर में महामारी फैलने की जिम्मेदार सरकार होगी। हालांकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूनियन के नेताओं को अपने ऑफिस में बुलाया और बातचीत का न्योता दिया, लेकिन बैठक के दौरान जो सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण जो यूनियन के नेता हैं उन्होंने ये हड़ताल कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ गुरमेत सिंह संधू, जम्मू। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही चुनावी पारा जो है वो शबाब पर चढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जहां पहले ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट करके चुनावी पारे को ऊपर चढ़ाया था, वहीं पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीट शेयरिंग ने इस चुनाव में और ही ज़्यादा गर्माहट पैदा की। श्रीनगर और अनंतनाग की 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ने का ऐलान किया है, जिससे दोनों ही सीटों पर एकजुटता काम आ सकती है। इन दोनों दलों द्वारा हाथ मिलाने से गठबंधन सरकार के दोनों घटक दलों में मतभेद भी उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा और पीडीपी दोनों ही ये चुनाव अपने अपने बलबूते पर लड़ने का फैसला कर चुकी है। श्रीनगर सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पार्टी के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उतारने का फैसला किया है, जिनका मुकाबला पीडीपी के नजीर अहमद खान से होगा। वहीं अनंतनाग सीट से प्रदेश कांग्रेस के प्रधान गुलाम अहमद मीर को उतारने का फैसला हुआ है, जिनका मुकाबला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई और अभी सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले
तसदुक मुफ्ती से होने वाला है। आपको बता दें कि अनंतनाग लोकसभा सीट से महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री बनने पर इस्तीफा दिया था। उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान 74,436 वोट मिले थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बेग 35,498 वोट हासिल कर पाए थे। PDP से भी इस्तीफा दे दिया था। तारीख हबीब कर्रा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 1,97,923 वोट हासिल किए थे, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस सीट से 1,15,643 वोट हासिल किए। आम चर्चा इस बात को लेकर है कि जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2008 से 2014 तक गठबंधन सरकार को चलाया था, उसी का पालन करते हुए इन दोनों दलों ने ये उपचुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। ये पहला मौका नहीं था कि जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हुआ हो। इससे पहले भी चुनावों के दौरान इस तरीके का गठबंधन देखने को मिला। पार्लियामेंट सीटों पर इस तरीके का गठबंधन पहली बार देखने को मिला, जहां पर श्रीनगर से गुलाम अहमद मीर अब चुनावी मैदान में आएंगे। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब किस तरीके से दोनों मिलकर चुनावी प्रचार करेंगे, क्योंकि घाटी के अंदर हालात अभी भी उतने बेहतर नहीं है। कैमरामैन ऋषभ के साथ नई दिल्ली से मैं इशफाक गौहर। पैंथर्स पार्टी ने पाकिस्तान की ओर से सीमाओं पर लगातार की जा रही फायरिंग पर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान की इस हरकत से सीमाओं पर दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्रीय सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में पाकिस्तान द्वारा सीमाओं पर विशेषकर LOC पर 228 बार सीज फायर का वायलेशन किया गया, जबकि 221 बार IB पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग के दौरान 13 आम नागरिकों की जान गई, जबकि 8 जवानों ने शहादत का जाम पिया। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार की जा रही फायरिंग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने चिंता जताई है। पैंथर्स ने केंद्र सरकार से मामले को संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीरता से उठाने की मांग की है। जम्मू में आज बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ने सीमाओं पर दहशत का माहौल पैदा कर दिया, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए ठोस नीतियां बनानी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की सीमाओं पर ऐसी हरकतें बंद करने का दबाव डाल सकें। हर्षदेव सिंह ने केंद्र सरकार से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में गंभीरता से उठाने की मांग की है, ताकि पाकिस्तान की इन हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन सुनील के साथ अश्विनी चंदेल, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने KS की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। इसे लेकर NSUI ने आज यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मिलकर जम्मू में पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। KSS की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर आज जम्मू में NSUI ने यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मिलकर पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर NSUI के राज्य अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि 19 मार्च को PSC के KSS की परीक्षा रखी हुई है। उसी दिन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा भी की जाएगी और ये दोनों परीक्षाएं एक दिन में छात्रों के लिए देना असंभव होगा। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में PSCC के अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुंदन ने सरकार के साथ साथ राज्यपाल से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि छात्रों को इन दोनों परीक्षाओं में बैठने का अवसर प्राप्त हो सके। यूनियन का कहना है कि 19 मार्च को एक ही दिन KS और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा देना छात्रों के लिए संभव नहीं है और इससे कई छात्र एक परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। लिहाजा सरकार को छात्रों की सुविधा को देखते हुए उचित कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ यश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। 5 राज्यों के चुनावों का नतीजा क्या सामने आया? अब तमाम हारी हुई पार्टियों की बौखलाहट भी सामने है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उम्मीद जितनी उन्हें थी उतना प्रदर्शन नहीं किया और उसकी बौखलाहट अब EVM पर निकलने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं पंजाब में EVM के जरिए आम आदमी पार्टी के वोट बीजेपी अकाली गठबंधन के खाते में तो नहीं चले गए, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और वो चुनाव जीत गई।
मालवा में आम आदमी पार्टी के पड़े वोट पर उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने आपको वोट दिया, लेकिन नतीजों में उनके वोट भी अन्य दलों के खाते में चले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी के 25% वोट अकाली और भाजपा में ट्रांसफर तो नहीं कर दिए गए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावों से भी ईवीएम की फंक्शनिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की साख पर भी सवाल है। ऐसे में लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। लोगों का चुनावी व्यवस्था में विश्वास डिगना खतरनाक साबित होगा। ईवीएम और उससे निकलने वाली पर्चियों का मैच होना लोगों का भरोसा बढ़ाएगा। केजरीवाल ने कहा कि मेरा सवाल उठाने के बाद मीडिया मेरा मजाक उड़ा सकती है, लेकिन ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें यहां मिले नहीं और अब जिस तरीके केजरीवाल ने यहां पर वार किया है, उन्होंने कहा कि उनके वोट परसेंटेज को अकाली में तब्दील कर दिया गया और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। ये तमाम आरोप अब लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि ऐसा कोई भी ईवीएम में मामला नहीं हुआ और तमाम, चाहे बीजेपी अकाली की बात हो तो वो इसे सिर्फ बौखलाहट करार दे रही है। कैमरामैन हरीश के साथ तुषार शर्मा, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। पंजाब के अंदर नई चुनी गई कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल चंडीगढ़ में होगा, लेकिन इस समारोह से ठीक पहले पंजाब के कांग्रेस के दिग्गज नेता मनप्रीत सिंह बादल ने एक बड़ा बयान दिया है। बादल की माने तो आने वाले समय में पंजाब के अंदर वीवीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। पंजाब में वीआईपी कल्चर और वीआईपी रूट नींव पत्थरों के उद्घाटन करने के सभी प्रोग्राम थोड़े ही समय में बंद कर दिए जाएंगे। प्रदेश भर में सभी बड़े अफसर तब्दील किए जाएंगे। जल्द सरकार बनने वाली है, इसके तत्काल बाद नए फैसले लिए जाएंगे और तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे। ये शब्द बठिंडा से चुने गए विधायक और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने एक बातचीत में कहे। उन्होंने कहा कि 2017-18 के लिए पंजाब का बजट जून में पेश किया जाएगा। वहीं बठिंडा समेत जालंधर और अमृतसर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट रीलोकेशन तय करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जो 3 महीनों में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद रीलोकेशन पर ये प्लांट तब्दील किए जाएंगे। विधायक मनप्रीत बादल ने कहा कि उन्होंने बठिंडा के लोगों के साथ जो वादे किए थे उन सभी को पूरा किया जाएगा। मनप्रीत ने कहा कि जो इंडस्ट्री पंजाब और बठिंडा से पलायन कर गई थी उनको वापस लाया जाएगा और सरकार बनने के 1 सप्ताह बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में देश के बड़े उद्योगपतियों से मिला जाएगा। मनप्रीत सिंह बादल ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद जून महीने में पंजाब का अगला बजट पेश किया जाएगा। यानी ये पूरी तरह से साफ है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उन्हें पंजाब का वित्त मंत्री बनाया जाएगा। इससे पहले भी मनप्रीत सिंह बादल पिछली अकाली बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। नवदीप छाबड़ा, गुलिस्तान न्यूज, चंडीगढ़। यूपी के इलाहाबाद में वायुसेना का चेतक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रूटीन अभ्यास के दौरान ये चेतक हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग पर निकला था और ट्रेनिंग में उड़ान भरने के बाद ये हादसा हो गया। यूपी के इलाहाबाद में वायुसेना का चेतक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। पायलट ने हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चेतक हेलीकॉप्टर ने बमरौली एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये उड़ान वायुसेना की रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा थी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से यह हादसा हुआ। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार सेना के विमानों की क्रैश होने की घटनाएं सामने आ रही। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ महीने पहले ही भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। मिग क्रैश होने के बाद विमान में सवार दोनों पायलटों ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई थी। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में भी भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। क्रैश होते ही इस हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। आपको बता दें कि जब चेतक हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा था, इंजन में गड़बड़ी की सूचना पायलट को मिली और दोनों ही पायलट जो कि चेतक हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर से खुद को इजेक्ट कर लिया और दोनों ही पायलट्स की जान बच गई। इससे पहले भी भारतीय वायुसेना के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आम रही हैं। इससे पहले राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली में भी भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कैमरामैन हरीश के साथ भुवन शर्मा, गुलिस्तान न्यूज। भले ही पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग करती आई हो, लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान के लोग अमन और शांति चाहते हैं। पिछले दिनों यूपी में हुई बीजेपी की जीत को लेकर पाकिस्तान की एक छात्रा ने पीएम मोदी को खत लिखकर बधाई भेजी है।
भले पाकिस्तानी सेना और सरकार भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां के लोग भारतीयों की तरह ही अमन और अमन चाहते हैं। ऐसी ही अपील करते हुए एक पाकिस्तानी छात्रा ने पीएम मोदी को खत लिखकर बधाई दी। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए 11 वर्षीय पाकिस्तानी छात्रा अकीदत नवीद ने पीएम मोदी को बधाई दी है। मोदी को लिखे 2 पेज के खत में नवीद ने कहा है कि भारतीय पीएम को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और अमन के लिए काम करना चाहिए। उनको भारतीयों की तरह ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों का दिल जीतना चाहिए। वहीं खबर के मुताबिक कक्षा 5 की छात्रा नवीद ने कहा है कि पीएम मोदी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। पाक छात्रा ने दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच शांति और अमन को बेहद जरूरी बताया। नवीद ने अपने खत में कहा, एक बार मेरे अब्बा ने कहा था कि लोगों का दिल जीतना बेहद अद्भुत काम है। मुझे लगता है कि आपने भारतीयों का दिल जीत लिया है, जिसके चलते आपको यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली। हालांकि मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप भारतीयों और पाकिस्तानियों का दिल जीतना चाहते हैं तो आपको दोनों मुल्कों के बीच शांति, अमन और दोस्ती के लिए कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की छात्रा 11 साल की है और उसने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए ताकि पाकिस्तान और भारत के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जाकिर मूसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जाकिर कश्मीर के नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जाकिर मूसा का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो कश्मीर के नौजवानों को इस्लाम के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी सरकार का साथ छोड़ने की धमकी देता दिखा। आतंकी जाकिर अहमद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा दक्षिण कश्मीर के हिजबुल की कमान संभाल रहा है। कश्मीर में आतंक को हवा देने की ये नई कोशिश की गई है। वहीं वीडियो में आतंकी मूसा जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवानों को धमकी भी दे रहा है और कह रहा है कि फौज का साथ देना छोड़ दें। कश्मीर में पत्थरबाजी प्लान पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है। इसके सबूतों के लिए किसी गहरी तफ्तीश की जरूरत नहीं। अक्सर पत्थरबाज पाकिस्तानी झंडे के साथ नजर भी आते हैं। परेशानी दरअसल उन लोगों की है जो अमन चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन घाटी के आग लगने की वजह से और इन मंसूबों के चलते परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। आतंकी के इस वीडियो की जांच जारी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जाकिर का वीडियो सामने आया। इससे पहले भी जाकिर कश्मीर के पुलिस वालों को धमकी देते हुए एक वीडियो को जारी किया था। कैमरा पर्सन हरीश के साथ प्रणय शर्मा, गुलिस्तान न्यूज। पुलिस के साथ काफी दिनों तक लुका छिपी करने वाले यूपी के पूर्व मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को आखिरकार यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर यूपी की अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को गैंगरेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने प्रजापति को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद गैंगरेप केस में प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिछले कई दिनों से प्रजापति की तलाश में यूपी पुलिस छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद प्रजापति को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं प्रजापति समेत इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यूपी के एडीजी दलजीत चौधरी ने प्रजापति की गिरफ्तारी की पुष्टि की। दलजीत चौधरी ने बताया कि लखनऊ से बुधवार सुबह प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। एडीजी के मुताबिक पुलिस को प्रजापति के मामले में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार को भी इस मामले में 3 सह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यूपी असेंबली के जब इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग चल रही थी तो बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश सरकार पर हमले किए थे। इन जिन मामलों को लेकर बीजेपी हमले कर रही थी उनमें से गायत्री प्रजापति का मामला मुख्य था। अब गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त जब मीडिया ने गायत्री प्रजापति से बात की तो गायत्री प्रजापति का साफ कहना था कि उसको निराधार फंसाया गया है और उसका और पीड़िता का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो इसके बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और मैं बेकसूर बच जाऊंगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ इमरान खान, गुलिस्तान न्यूज़। रियासत जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 16 पीएसयू के वाइस चेयरमैन नियुक्त किए और इसको लेकर के अपोजिशन ने जोरदार मुखालफत की और कहा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। यही नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन को लेकर के विपक्षी दल खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी की।
रियासत जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 16 पीएसयू के वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिए हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग किसके हक में फैसला सुनाती है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासती सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और रियासती सरकार ने आज वो स्टेटस रिपोर्ट भेज दी है। जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि ये 16 लोगों को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि अब अंतिम फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है, लेकिन अपोजिशन के लोग बिल्कुल बदस्तूर पीछे पड़े हुए हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। हालांकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की माने तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी जिन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता उन वाइस चेयरमैन को फिलहाल रोका जा सकता है जब तक चुनाव ना हो। कैमरामैन दीपक के साथ विनोद, जम्मू से।